हेलो एंड वेलकम टू 100% मार्क्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स क्लास 10th केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक विच इज आइसोमेरिज्म। सो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन होता है दैट इट इज द फिनोमिनन ड्यू टू विच टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इस डेफिनेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सपोज लेट अस टेक अ कार्बन चेन जिसमें कि इस तरीके से 4 कार्बन एटम्स ऐसे स्ट्रेट तरीके से जुड़े हुए हैं। अब इसी को सपोज मैंने 3 कार्बन चेन ऐसे सीधे सीधे अटैच कर दिया और एक कार्बन एटम को मैंने यहां पर लगा दिया। अगर इन दोनों जगह पर दोनों ही स्ट्रक्चर्स में अगर हम कार्बन के नंबर को काउंट करें तो यहां मुझे 4 एटम्स दिखेगा फर्स्ट स्ट्रक्चर में, एंड सेकेंड स्ट्रक्चर में भी मुझे 4 एटम्स दिखेगा। So number of atoms is equal in both the cases. That means molecular formula, अभी ये complete structure नहीं है बट फिर भी for the time being अगर आप देखें तो molecular formula दोनों में same है क्योंकि दोनों में 4 कार्बन एटम्स हैं, लेकिन दिखने में बहुत ही डिफरेंट है दोनों स्ट्रक्चर। एक है स्ट्रेट चेन और दूसरा है ब्रांच्ड चेन। ब्रांचिंग का मतलब है कि मेन चेन से अलग एक अलग से कार्बन का एटम ऐसे बॉन्डेड होगा जो कि एक ब्रांच बनाएगा। सो यू कैन सी दैट ये एक आपका स्ट्रेट कार्बन चेन बना रहा है, वेयर एज यहां पर आपको ये मेन कार्बन चेन दिख रही है। येलो वाला जो मैंने हाईलाइट किया दैट इज फॉर्मिंग द मेन कार्बन चेन, एंड जो ब्लू से हाईलाइटेड है दैट इज फॉर्मिंग अ ब्रांच। कार्बन एटम्स का बना हुआ एक ब्रांच बन रहा है। सो दैट्स टोटली कंसिडर्ड एज अ ब्रांच्ड कार्बन चेन। तो भले ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर वाइज दिखने में दोनों कंपाउंड्स डिफरेंट है। इसीलिए डेफिनेशन में हमने क्या मेंशन किया है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब कितने कार्बन के एटम्स है, कितने हाइड्रोजन के एटम्स है। ओके, इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पता चलता है। तो कोई भी दो कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम हो जाए या सेम एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाए बट एट द सेम टाइम अगर उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, ओके, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर डिफरेंट हो तो फिर वैसे कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो करते हैं और उस तरीके के कंपाउंड्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को तो आइसोमर्स कहा जाता है। सो इसलिए नेक्स्ट डेफिनेशन है आइसोमर का। सो आइसोमर्स आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ अ कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमारा सिलेबस है 10th में, हम लोगों को एग्जांपल्स जानना है कुछ कंपाउंड्स के आइसोमर्स का। तो इसमें हम लोग 2 एग्जांपल सीखेंगे। वी हैव 2 एग्जांपल्स हियर। एक हम लोग सीखेंगे एग्जांपल फॉर ब्यूटेन एंड दूसरा हम लोग सीखने वाले हैं पेंटेन का एग्जाम्पल। ओके, बट बिफोर नोइंग द IUPAC नेम्स ऑफ द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन एंड पेंटेन, हम लोगों को एक नई चीज के बारे में सीखना है विच इज एल्काइल ग्रुप। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एल्काइल ग्रुप्स आर। एल्काइल ग्रुप्स बनते हैं एल्केन से। अगर हमने एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा that will be, या जो हमारा ग्रुप बनेगा that will be named as alkyl. ओके, अब एल्केन का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेंशन किया जाए तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का, इट इज CnH2n + 2 होता है। इसमें से अगर एक हाइड्रोजन मैंने रिमूव कर दिया तो ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा एज CnH2n +1, +2 के जगह +1 लिखना पड़ेगा, एंड ये फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्काइल ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ लेट अस सी डिफरेंट एल्केन से हम कैसे डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स बनाते हैं और उनका नाम हमें कैसे लिखना होता है। सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज विच इज मीथेन। ओके, मीथेन जब भी हम लिखते हैं, मीथेन में से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। जैसे एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो एल्काइल बन रहा है, वैसे मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो वो मिथाइल में कन्वर्ट हो जाएगा।
Okay, so it's going to give you methyl. Now next, let's talk about the formula. मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4. ये सब चीजें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. जो हमारा हाइड्रोकार्बन वाला वीडियो था उसमें मैंने एल्केन सीरीज के बारे में, उनके कुछ मेंबर्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है. तो यू कैन वॉच दैट वीडियो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि मैंने डायरेक्टली CH4 कैसे लिखा है. ओके, इसमें से एक हाइड्रोजन अगर हटा देते हैं, 4 हाइड्रोजन है उसमें से एक हट जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, है ना. सो वी हैव टू राइट CH3 लाइक दिस. ओके, CH3 ऐसे लिख दिया है, लेकिन क्या यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी फुलफिल्ड है? तो अभी यहाँ पे वैलेंसी फुलफिल्ड नहीं है. एक बॉन्ड यहाँ पर खाली रह जाएगा जो हम किसी दूसरे चेन के साथ इसको जोड़ सकते हैं और कंपाउंड बना सकते हैं. तो इट इज बेसिकली यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप. एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह इसको यूज किया जाता है कि कहीं पर अगर हमने हाइड्रोजन हटाया तो उसके जगह ये अल्काइल ग्रुप हम वहां पर लगा पाएंगे. ठीक है, सो यू विल बेटर अंडरस्टैंड इट. जैसे हम लोग अभी आइसोमर्स पढ़ेंगे वहां पर आपको समझ में आएगा ये अल्काइल ग्रुप एग्जैक्टली कहां पर यूज हो रहा है. नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट मेंबर में, विच इज इथेन. एल्केन का सेकेंड मेंबर होता है इथेन. इथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया, जैसे अल्काइल बना तो वैसे इथेन से इथाइल बनेगा. तो इसका नाम हमने ऐसे लिख दिया, इथाइल. अभी इसका फॉर्मूला देखते हैं. तो फॉर्मूला होता है इथेन का C2H6. C2H6 में से एक H हटा दिया मैंने, तो क्या बचेगा? 6 हाइड्रोजन में से एक हट जाएगा तो कितना बचेगा? 5 हाइड्रोजन. लेकिन कार्बन को तो कुछ नहीं किया है, कार्बन एज इट इज उतना ही रहना चाहिए. सो इट इज गोइंग टू शो C2H5 एंड एक ओपन बॉन्ड, एक अनफुलफिल्ड वैलेंसी आपको शो करनी पड़ेगी, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको आगे फर्दर किसी चेन से हम कनेक्ट कर सकते हैं. ये तो कंडेंस्ड फॉर्मूला, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के फॉर्म में मैंने लिख दिया C2H5. क्या इसको ओपन फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, इसको लिखा जा सकता है. यू कुड ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन द मैनर CH3 CH2 बॉन्ड. ये भी एक तरीका है इसको लिखने का. ओके, यहाँ पर मैंने कंडेंस्ड फॉर्मूला यूज किया है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड. तो ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है और सबसे पहले जो ऊपर में मैंने लिखा है ये C2H5, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेसिस पर मैंने अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला लिखा है. ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमारा मेंबर आएगा, इथेन के बाद आता है प्रोपेन. प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो हमारा बन जाता है प्रोपाइल. ओके, अभी प्रोपाइल का फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए प्रोपेन का फॉर्मूला जानना पड़ेगा. प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8. C3H8 में से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो बचेगा 7 हाइड्रोजन. तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा C3H7 एंड एक बॉन्ड हमारी खुली रहेगी, ओपन रहेगी, जिसके साथ दूसरा चेन अटैच होगा. इसी को ओपन फॉर्म में, कंडेंस्ड फॉर्मूला में हम लोग लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 एंड एन ओपन बॉन्ड. ओके, आप काउंट कर लीजिए, 3 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर, सारा ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 7 हाइड्रोजन और 3 कार्बन तो ऑलरेडी है ही, सो दैट इज मेकिंग C3. तो ये भी एक तरीका होता है C3H7 अल्काइल ग्रुप को लिखने का. नेक्स्ट, इसके बाद एक और अल्काइल ग्रुप देखेंगे विच विल बी द लास्ट इन दिस वीडियो. अब चाहें तो उसके आगे का खुद से भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन मैक्स टू मैक्स हम लोग का 4 अल्काइल मतलब 4 कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप तक का मैक्सिमम यूज होता है. उससे ज्यादा बड़ा अल्काइल ग्रुप्स क्लास 10 तक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है. ऐसे भी अभी आप लोग जो अल्काइल ग्रुप देखेंगे उसमें ज्यादातर मिथाइल यूज होगा. ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको मिथाइल ग्रुप मैक्सिमम यूज होता हुआ दिखेगा, बट फिर भी मैंने बाकी के भी आपको बता दिए कि अल्काइल ग्रुप अगर आप बाकियों के लिखना चाहते हैं, बाकी अल्केन से बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा. सो मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ब्यूटेन में से सॉरी एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा? ब्यूटाइल बन जाएगा. ठीक है, जैसे प्रोपाइल बन रहा है, मिथाइल बन रहा है, इथाइल बन रहा है, वैसे ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन जाएगा तो ब्यूटाइल बन जाएगा. फॉर्मूला पे ध्यान देते हैं. फॉर्मूला हमारा है ब्यूटेन का C4H10. ये होगा, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो इट इज गोइंग टू बिकम C4H9 एंड एक बॉन्ड खाली रह जाएगा. जो कंडेंस्ड फॉर्म है अगर वो लिखते हैं तो हमारा 4 कार्बन है, 4 कार्बन के साथ CH3
CH2, CH2 एंड वन मोर CH2, क्योंकि 4 कार्बन है तो 4 कार्बन आप इस तरीके से इसको यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, ओके, लाइक दिस, और एक आपका यहां पर खाली बॉन्ड रह जाएगा, ओके, एक ओपन बॉन्ड आपका रह जाना है, जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा दैट अभी भी आपको एक चेन यहां पर आप अटैच कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गए आपके अल्काइल ग्रुप। सो लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल ऑफ आइसोमर्स, जिसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। सबसे पहले ब्यूटेन जब हम बात करते हैं तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? ब्यूटेन इज अ काइंड ऑफ एल्केन, तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम n के जगह पे 4 पुट करें तो हमारा फॉर्मूला आएगा 2 × 4 + 2, 2 × 4 हो जाएगा 8, 8 + 2 विल गिव यू 10, तो आपका फॉर्मूला आएगा C4H10, ये हमारा फॉर्मूला आना है। तो ब्यूटेन का कहीं भी आप फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको C4H10 लिखना पड़ेगा। सो एवरी टाइम जब भी आपको फॉर्मूला लिखना है तो आपको फॉर्मूला क्या लिखना पड़ेगा ब्यूटेन के लिए? C4H10 लिखना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो मैंने n = 4 लिया है ब्यूटेन के लिए, पहले ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मैंने यहाँ मेंशन किया है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आई वुड राइट C4H10, और मैंने एक्सप्लेन किया ये कैसे आएगा, राइट। अभी कॉमन नेम और IUPAC नेम अभी नहीं लिखेंगे, पहले हम लोग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, और अकॉर्डिंगली इसका नाम, कॉमन नेम, IUPAC नेम, ये सब कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए आपके इस तरीके से आपको सबसे पहले बना लेना है, लाइक दिस, ओके। 4 कार्बन आपका बन गया। अब इसके बाद नेक्स्ट काम आता है कि इनके बीच में कैसे बॉन्ड्स होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड होंगे। तो सिंस ये तो एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड्स ही होगा। सो लेट अस मेक इट अ बिट स्मॉलर, ऑलराइट। इस तरीके से हमने 4 बना लिए और इनके बीच में होंगे प्रेजेंट सिंगल बॉन्ड्स ही होंगे, तो इनके बीच में ऐसे सिंगल बॉन्ड्स रिप्रेजेंट कर दिया। अब सबके पास बॉन्ड्स बन चुके हैं, किसी के पास कुछ बॉन्ड्स बने हैं, किसी के पास कुछ बॉन्ड्स अभी बाकी हैं। तो जितने बाकी हैं बॉन्ड्स वो पहले हम लोग बनाकर देख लेते हैं। तो सिंपली जितने बॉन्ड्स बाकी हैं वो फिर हम यहाँ पर देख लेंगे और बना लेंगे, सच दैट हर एक कार्बन पर 4-4 बॉन्ड्स बनना चाहिए। व्हाई? बिकॉज कार्बन इज टेट्रावैलेंट, दैट्स द रीजन, ओके। इसके बाद अब हाइड्रोजन लगाने की बारी आ गई। हाइड्रोजन लगा देना है, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपको समझ आ जाएगा दैट हमने टोटल 10 हाइड्रोजन एटम्स का यूज किया एज पर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसी को अगर हम कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या करेंगे, इसको सिर्फ रिड्यूस करेंगे। जैसे ये वाला एक यूनिट बन रहा है, इसको रिड्यूस करके क्या लिख सकते हैं, CH3 लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट ये वाला यूनिट को आपको रिड्यूस करना होगा, दिस इज गोइंग टू बिकम CH2, ओके। सो लाइकवाइज आपको आगे बढ़ते जाना है एंड इस तरीके का आपका एक स्ट्रेट चेन बन जाएगा। तो जो ये स्ट्रेट चेन बनता है ये एक नॉर्मल फॉर्म होता है ब्यूटेन का। ये एक पहला स्ट्रक्चर है जो नॉर्मली हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये नॉर्मल चेन होती है या स्ट्रेट चेन होती है। तो इसलिए इसका जो कॉमन नेम है उसके साथ हम लोग लिखते हैं N ब्यूटेन, वी राइट इट इन दिस मैनर, ओके। यहाँ N का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल बिकॉज इसमें अभी मैंने कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया, इसका स्ट्रक्चर एज इट इज मैंने लिख दिया। So this is the normal version of butane, normal structure of butane having a straight chain. So N stands for normal. Now IUPAC name, IUPAC name तो हमने सीखा ही है, it is only going to be butane without an N. N लगाने की जरूरत नहीं है, it is going to be just butane for IUPAC, okay? अब इसके बाद आ जाते हैं कि इस स्ट्रक्चर को हम कैसे चेंज करेंगे, कैसे मॉडिफाई करेंगे that I would get different isomer for the same thing. तो उसके लिए let us see what can we do. Again we have N = 4. हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10 है, राइट। हमने सबसे शुरू में किस तरीके का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा था, हमने देखा था CH3, CH2,
CH2 एंड CH3। अगर हम लोग इस CH3 को यहां से हटाकर सपोज यहां लगा दें इसके साथ, तो अगर मैंने कुछ ऐसा किया तो क्या होगा, CH2 CH2 एंड यहां पर अगर मैंने मान लो लगा दिया CH3। अगर इसको ओपन करके लिखते हैं तो इसके पास अभी भी 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। इस तरीके का CH2 इसके बीच में था तो 2 हाइड्रोजन इसके पास हो गया। अब अगर हम काउंट करेंगे तो कितने बॉन्ड्स बन गए, 1 2 3 4 5। 5 बॉन्ड्स बनना पॉसिबल नहीं है, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो इसलिए एक हाइड्रोजन यहां से हटाना पड़ेगा। तो एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया, इसके पास एक H रहने दिया, एक हाइड्रोजन हटा दिया, और वो हाइड्रोजन को मैंने इस वाले कार्बन को शिफ्ट करवा दिया, इसको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन जब ऐड हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में इट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। ओके, ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हर तरफ कार्बन के जो ये बॉन्ड्स हैं वो फुलफिल्ड हैं, और ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चर भी बन गया है जिसमें एक आपका मेन चेन है और एक आपकी ब्रांचिंग है। ऑल राइट, तो इसमें आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही रह रहा है बट स्ट्रक्चर आपका डिफरेंट बन रहा है। सो दिस इज व्हाई दिस इज फॉर्मिंग अ डिफरेंट आइसोटोप ऑफ ब्यूटेन। और ब्यूटेन के सिर्फ 2 ही आइसोटोप्स होते हैं, इसलिए आपको ये दोनों स्ट्रक्चर्स याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है पहले वो ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद फिर कंडेंस्ड फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे एंड लाइकवाइज उसके कॉमन नेम एंड IUPAC नेम्स लिखेंगे। तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विथ 3 कार्बन एटम्स। 3 कार्बन एटम्स, क्योंकि मैंने बोला कि एक कार्बन एटम के साथ आपको क्या करना है, ब्रांच बनाना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि एक कार्बन एटम को नीचे रख दिया, 3 कार्बन एटम्स को ऊपर रख दिया। अब इनके बीच बनेंगी ऐसे सिंगल बॉन्ड्स। सिंगल बॉन्ड्स हमने बना दिया है। अब इसके बाद जिसके पास जितने भी बच गए हैं अनफुलफिल्ड वैलेंसीज, उनके साथ बस आपको देखना है कि कहां पर और कितने बॉन्ड्स बन सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाले में और 3 बॉन्ड्स बन सकता था, मैंने 3 ड्रॉ कर दिया। बीच वाले कार्बन में आप देखेंगे कि 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी बना हुआ है तो 1 बॉन्ड और बनेगा। इधर किनारे वाले एटम में आपको दिखेगा 1 बॉन्ड बना है और 3 बॉन्ड्स बन सकता है, और ये नीचे वाले कार्बन में 1 ही बॉन्ड बना है तो इसमें भी 3 बॉन्ड्स बन सकता है। अब कुछ करना नहीं, अब जितने भी हाइड्रोजन है उसको बस अटैच करते जाना है। जहां जहां हमने ओपन बॉन्ड्स बनाया है वहां पर हाइड्रोजन लगाते जाना है। एंड वंस यू कंप्लीट दिस यू गेट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ वन ऑफ द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, कंडेंस्ड फॉर्मूला में रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। सो वी विल रिड्यूस इट एज CH3। पहला हमने CH3 लिखा, फिर CH, देन फिर CH3। जस्ट ट्राई टू कंपेयर इट विद द प्रीवियस वन, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये रिडक्शन हो रहा है। ओके, तो मैंने कैसे रिड्यूस किया, ये जो CH3 मैंने यहां लिखा है, ये जो नीचे वाला CH3 है ये इस वाले फॉर्म से मैच कर रहा है। ये जो किनारे वाला CH3 है ये इधर वाले CH3 यूनिट से मैच कर रहा है। ये जो CH3 मैंने इधर बनाया ये इसके साथ, ये वाले पोर्शन के साथ मैच कर रहा है, और ये जो CH बनाया है ये इधर बीच वाले CH के साथ मैच कर रहा है। तो बस आपको वही करना है कि ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को कंडेंस्ड फॉर्म में बदल कर देखना है कि उसके स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि किसी भी फॉर्म में एग्जाम में पूछा जा सकता है और कोई भी फॉर्म आपको प्रिपेयर्ड रहना है उसके लिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही तरीके का स्ट्रक्चर सीख कर जा रहे हैं और बाकी स्ट्रक्चर आपको नहीं मालूम, आपको सारा स्ट्रक्चर्स मालूम होना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ IUPAC नेम इट हैज। अच्छा, IUPAC नेम से पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ कॉमन नेम इट विल हैव। तो कॉमन नेम के लिए एक रूल है जो फॉलो होती है कि अगर कार्बन चेन में एक ब्रांच बन रही है, ओनली 1 ब्रांच इज गेटिंग फॉर्म्ड, तो उस सिचुएशन में हम लोग एक प्रीफिक्स का यूज करते हैं एंड दैट प्रीफिक्स इज आइसो। ओके, तो आइसो वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो एक ब्रांच के लिए यूज होता है। एक नया प्रीफिक्स का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट आइसो, लेट्स इंक्लूड दिस इन द नेम। तो हमारा जो कॉमन नेम होगा दैट विल बी, और आइसो जब हम लिखते हैं तो वी स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर ओनली, हम लोग कोई कैपिटल लेटर नहीं डालेंगे। आइसो एंड देन ब्यूटेन।
Okay, so isobutane is going to be the name. अब इसी का अगर मुझे जानना पड़े कि इसका IUPAC नेम कैसे लिखना है, तो आई जस्ट आस्क यू टू फोकस ओवर हियर. इस स्ट्रक्चर को देखिए और यहां पर इसको कंसिडर करिए एज योर मेन चेन एंड कंसिडर दिस पार्ट एज योर ब्रांच, एज द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप. अब जैसे हम इतने टाइम से आपको बोल रहे थे कि अभी हम लोग एल्काइल ग्रुप एक्चुअली यूज करेंगे जब हम आइसोमर का नाम लिख रहे हैं, तो अब आएगा वो टाइम जब आप एल्काइल ग्रुप एक्चुअली इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया दैट CH3 इज नथिंग बट मिथाइल. ओके, अभी आपने तुरंत पढ़ा है दैट व्हाट इज CH3. CH3 मीथेन से बन रहा है, CH4 से बन रहा है, एक हाइड्रोजन हटाया तो क्या बनेगा, CH3 बनेगा. अब वही CH3 आपको यहां पर दिख रहा है, इस कंपाउंड में इस जगह दिख रहा है CH3. अब इसी CH3 को हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू यूज इट इन आवर फॉर्मूला. फॉर्मूला का नाम लिखने के लिए इसी CH3 को लिखा हुआ है यहां पर. अब ये वाला जो पार्ट बना, ये बन रहा है मिथाइल. ओके, इसका नाम हो गया मिथाइल. अब ये जो चेन है, जो मेन चेन मैंने यहां पर लिखा है, इसमें टोटल कितने कार्बन है, टोटल 3 कार्बन एटम्स हैं. और 3 कार्बन एटम के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं prop. एंड सिंस इट इज ऑल कंटेनिंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स, हम लोग लिखेंगे प्रोपेन. अब नेक्स्ट आपको क्या सीखना है इसमें, कि ये मिथाइल ग्रुप कौन से पोजीशन पर है या कौन से कार्बन के साथ अटैच्ड है. तो उसके लिए हमको इस चेन पर नंबरिंग करनी पड़ेगी. तो वी विल स्टार्ट नंबरिंग इट एज 1, 2 एंड 3. इस तरीके से नंबर कर लिया. जब नंबर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मिथाइल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द सेकेंड कार्बन एटम. ठीक है, सेकेंड कार्बन एटम जिस पे नंबर 2 लिखा है मैंने, उसके साथ ये मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है. तो इसलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका नाम लिखना. सबसे पहले हम लोग मिथाइल ग्रुप मेंशन करेंगे और लास्ट में मेन चेन का नाम मेंशन करेंगे. तो वी वुड स्टार्ट 2 डैश मिथाइल डैश, डैश चाहे तो आप छोड़ दीजिए, मत लिखिए, 2 मिथाइल एंड देन आप प्रोपेन मेंशन कर देना है. ठीक है, सो 2 मिथाइल प्रोपेन इज गोइंग टू बी द फुल नेम. ठीक है, तो 2 मिथाइल क्यों लिखा है, 2 इंडिकेट करता है कि सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप होगा. मिथाइल का मतलब CH3 ग्रुप होगा. प्रोपेन मतलब मेन चेन कौन है, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन एटम का चेन है. तो ये IUPAC नेम आपको सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है कि आपने कोई एक्स्ट्रा ब्रांच बनाया या नहीं, उस ब्रांच में कौन सा एल्काइल ग्रुप है एंड कौन से पोजीशन पर है, वो भी आपको अपने नेमिंग में मेंशन करना है. तो इसलिए IUPAC नेम एंड कॉमन नेम आपको भूलना नहीं है. यू नीड टू रिमेंबर दैट इट कुड बी आस्क्ड इन एनी मैनर. ऑल राइट, ये हो गया आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन कंप्लीट. तो ब्यूटेन के 2 ही आइसोमर है, एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा होता है आइसोब्यूटेन. IUPAC नेम नॉर्मल ब्यूटेन का हम सिर्फ ब्यूटेन लिखते हैं और एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं, वेयर एज आइसोब्यूटेन के लिए हम लोग IUPAC नेम लिखते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन एंड उसका स्ट्रक्चर में एक ब्रांच रहता है, एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप रहता है जो कि सेकेंड वाले कार्बन के साथ अटैच्ड होता है. अब हम लोग बढ़ जाएंगे नेक्स्ट आइसोमर ऑफ पेंटेन में. पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं, तो पेंटेन के टोटल 3 आइसोटोप्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर, IUPAC नेम, कॉमन नेम, ये सारी चीजें हम लोग को सीखनी है. तो सबसे पहले पेंटेन हैज 5 कार्बन एटम. 5 कार्बन एटम अगर हम एल्केन का फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा 12H12. सो इट इज गोइंग टू बी C5H12. ये हो जाएगा पेंटेन का फॉर्मूला. सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देते हैं C5H12. अब पहला स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको सिखाया है कि वो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोग कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, एज इट इज उसको वैसे ही लिखते हैं. तो वो भी एक आइसोमर हुआ क्योंकि वो भी एक फिजिकल फॉर्म है, वो भी एक डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला शो कर रहा है, इसीलिए वो उसको भी हम आइसोमर में ही कंसिडर करेंगे. तो जो फर्स्ट फॉर्म होगा वो नॉर्मल फॉर्म होगा.
नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कार्बन एटम्स इस तरीके से पहले तो लिख लेना है, जितने आपके पास कार्बन एटम्स हैं, 5 कार्बन एटम का चेन है तो ऐसे 5 कार्बन एटम्स आपको एडजेसेंटली लिखते जाना है। उनके बीच सिंगल बॉन्ड्स ही होगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एल्केन ओनली। और जितने भी अनफुलफिल्ड वैलेंसीज है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देना है, और जहां जहां आपने अनफुलफिल्ड वैलेंसीज दिखाया वहां पर आपको हाइड्रोजन अटैच करते जाना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, चलिए ये हो गया कंप्लीट। अब इसी का कंडेंस्ड फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे। कंडेंस्ड फॉर्मूला के लिए हर एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन को रिड्यूस करके लिख देना है। सो इट इज गोइंग टू बी CH3 CH2 CH2 CH2। अब 4 कार्बन हो गया एंड फाइनली यहां पर CH3 लिख देना है। तो ये आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला हो जाएगा, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने आपको अभी ब्यूटेन के केस में बताया था, अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा तो कॉमन नेम में N लगाना है और N इंडिकेट करता है नॉर्मल। तो इसीलिए यहां पर हम पेंटेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा जो कॉमन नेम होगा उसमें हमको N लगाना पड़ेगा और हम यहाँ पर पेंटेन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें 5 कार्बन है। सो N पेंटेन मतलब नॉर्मल पेंटेन, स्ट्रेट चेन कंटेनिंग 5 कार्बन। और IUPAC नेम में ये N लगाने की जरूरत नहीं होती है, उसको आप सिर्फ पेंटेन लिख सकते हैं। इसके बाद बढ़ जाते हैं हम लोग सेकेंड आइसोमर में। सेकेंड आइसोमर ऑल्सो हैज द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे आपको मालूम है कि आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बदलता है, स्ट्रक्चर बदलता है। तो स्ट्रक्चर हम कैसे बदल सकते हैं। अब हमारे पास कंडीशन है दैट हमें ब्रांचेस बनाने हैं, है ना। तो ब्रांचेस बनाने के लिए सबसे पहले तो जैसे यहां पर जो CH3 है और यहां पर जो सपोज CH है, लाइक दिस। अब हमारे पास तरीका यह है कि हम क्या करेंगे कि ये जो बीच वाला कार्बन एटम होगा, जो सेंटर में कार्बन एटम है उसमें 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। बीच वाला जो 3rd नंबर पे कार्बन एटम आ रहा है उस पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास इधर 2 कार्बन एटम बच गए और इधर भी 2 कार्बन एटम बच गए। अब हम ये करेंगे कि हम ये बीच वाले कार्बन एटम में के एक हाइड्रोजन को हटा देंगे। अगर हम इसको हटाते हैं तो हमारा ये हाइड्रोजन अलग हो गया। अब इस हाइड्रोजन के जगह पर चाहे तो आप ऊपर से हाइड्रोजन हटाइए या नीचे से हटा दीजिए। तो चलो हमने नीचे से हाइड्रोजन हटा दिया, वहां पर अनफुलफिल्ड वैलेंसी है। अब वहां पर हम क्या करने वाले हैं, एंड पॉइंट से कोई भी CH3 को उठाकर यहां लगा देना है। अगर यहां मैंने CH3 लगा दिया तो यहां खाली हो जाएगा जगह। जैसे यहां जगह खाली होगी, ये जो हाइड्रोजन मैंने बाहर निकाला था इसको यहां पर अटैच कर देना है। अगर ये अटैच हो जाता है तो फाइनली आपका यहां पर CH2 की जगह क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। तो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा कुछ इस तरीके से, CH3 CH2 CH CH3 और एक ब्रांच बन जाएगी इस तरीके से। ओके, तो ये एक तरीका है आपके आइसोमर बनाने का। तो इसी को हम लोग अभी फिर लिखेंगे, इसका ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे और इसका नेमिंग सीखेंगे कि इसको नाम कैसे लिखना है हमें। ओके, सो लेट अस फर्स्ट राइट द ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के लिए हम लोग इस तरीके से 4 कार्बन एटम का चेन बनाएंगे, क्योंकि एक कार्बन एटम का इस्तेमाल हम लोग ब्रांच बनाने के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए एक कार्बन को या तो आप यहां लिख दीजिए या तो यहां लिख दीजिए, जहां आपको पसंद हो, वहां जहां से भी आपको ब्रांच बनाना है वहां लिख सकते हैं। सो हम अभी क्या करेंगे, हम यहां इसके नीचे सेकंड वाले कार्बन के नीचे हम एक कार्बन लिख दे रहे हैं टू मेक अ ब्रांच, क्योंकि मुझे ब्रांच बनाना पड़ेगा तभी तो डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेगा। इसीलिए 4 कार्बन को मेन चेन में रखा है और एक कार्बन का ब्रांच बना दिया है। अब जहां जहां आपको लग रहा है कि अनफुलफिल्ड वैलेंसीज हैं वहां पर आप ऐसे ओपन बॉन्ड्स बनाएंगे इस तरीके से, और जहां जहां आपको लग रहा है कि हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए वहां पर हाइड्रोजन इस तरीके से अटैच कर देना है। सारा हाइड्रोजन अटैच हो जाने के बाद आपको ये देखना है कि क्या आपने 12 हाइड्रोजन यूज किया या उससे कम यूज किया या ज्यादा यूज किया। ठीक है, तो काउंट करके देख लीजिएगा, आपको मिलेगा 12 हाइड्रोजन।
सो जिसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पेंटेन से मैच करता है, बट ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत डिफरेंट है। इसी का अगर हम कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? CH3 CH CH2 CH3, और ये जो CH है इसके साथ लग गया है CH3, सो दिस इज फॉर्मिंग लाइक अ ब्रांच। ओके, ये जो CH3 यहां पर अलग से लगा हुआ है, ये आपका एक ब्रांच, एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है। मतलब इसको आपको अलग से नेमिंग करना पड़ेगा जब हम IUPAC नेम लिखेंगे। और ये जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया, दिस इज फॉर्मिंग योर मेन चेन, जिसका नाम आपको लास्ट में लिखना होता है। अब सबसे पहले इसका हम लोग कॉमन नेम लिख देते हैं। जैसे मैंने आपको ब्यूटेन के केस में बताया था, ब्यूटेन में जब हम एक ब्रांच इंक्लूड कर देते थे, एक ब्रांच जब हम बना देते थे, तो उसके लिए हम लोग सब प्रीफिक्स यूज करते थे आइसो। तो यहां भी जब हमने पेंटेन में एक ब्रांच इंक्लूड किया, तो उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा? आइसो वर्ड का ही यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर कॉमन नेम में आइसो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, आइसो प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। सो आइसो and then dash and then pentane. Okay, so isopentane is going to be the common name for this structure, for this isomer, right? अब इसके बाद हम लोग को जानना है कि इसका IUPAC नेम कैसे लिखना है। तो IUPAC नेम जैसे मैंने आपको ब्यूटेन के केस में बताया था, यहां भी वैसे ही है। आपको सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा नंबरिंग। तो नंबरिंग देखो करने का दो तरीका है, या तो आप इधर से इधर जाओगे 1 2 3 4 ऐसे नंबर कर सकते हैं, या दूसरा तरीका होता है टू नंबर इट इन अ रिवर्स मैनर 1 2 3 4। अब दोनों में से कौन सी नंबरिंग करेक्ट है और कौन सी नंबरिंग रॉन्ग है? तो ऊपर वाली नंबरिंग रॉन्ग है, नीचे वाली नंबरिंग सही है। वो इसीलिए क्योंकि सेकंड वाले कार्बन को अगर हम कंसिडर करेंगे तो सेकंड वाले कार्बन के साथ ये ब्रांच मुझे दिख रही है, और ऊपर वाले नंबरिंग के हिसाब से ये थर्ड नंबर पे आ रहा है। लेकिन मुझे वही नंबरिंग फॉलो करनी है जिसमें इस ब्रांच को सबसे कम नंबर मिले। ठीक है, हम लोग सबसे पहले ब्रांच का ही नंबरिंग करते हैं, तो उसको सबसे लीस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए। सो दैट इज द रूल दैट वी नीड टू फॉलो। हमेशा याद रखना है कि ये जो ब्रांच होगा इसको 2 नंबर मिलेगा, कभी थर्ड पोजीशन नहीं मिलेगा। सो इसीलिए हम लोग फर्स्ट वाले नंबरिंग को ही फॉलो करेंगे, और उसी के हिसाब से फिर हम लोग नाम लिखेंगे। IUPAC नेम हम लोग उसी तरीके के लिखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका मेन चेन है, और इसके साथ ये ब्रांच है पोजीशन नंबर 2 पर। ऑलराइट, पोजीशन 2 पर आपने ये ब्रांच बनाया हुआ है। सो ये नंबर 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 और ये 4th। अब सबसे पहले हम लोग एल्काइल ग्रुप ही नाम लिखते हैं। तो इस एल्काइल ग्रुप का नाम है मिथाइल, और ये जो मेन चेन हमने लिखा है इसमें टोटल 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूटेन। तो ब्यूटेन नाम हो जाएगा इस मेन चेन का, और इस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एल्काइल ग्रुप का नाम हो जाएगा मिथाइल। तो अब हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, 2 मिथाइल किसको इंडिकेट करता है? CH3 को इंडिकेट करता है। 2 इसीलिए क्योंकि वो सेकेंड कार्बन पर CH3 हमने बनाया, और ब्यूटेन क्या इंडिकेट करता है? मेन चेन को इंडिकेट करता है कि जिसमें कि 4 कार्बन के एटम्स प्रेजेंट हैं। ऑलराइट, तो इस नाम का भी एक अपना मीनिंग है, एक अपना मतलब है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही लिख दिया है, सब वर्ड्स का एक मतलब है। 2 मिथाइल मतलब सेकेंड पोजिशन पर मिथाइल, मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप, और ब्यूटेन मतलब मेन चेन में 4 कार्बन। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड आइसोमर, और पेंटेन के टोटल 3 ही आइसोमर्स होते हैं, तो ये थर्ड आइसोमर हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके लिए जो प्रीवियस हमने स्ट्रक्चर अभी बनाया, जस्ट नाउ अभी जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर था। अब क्या है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ये जो बीच वाला कार्बन है इसके पास ये हाइड्रोजन यहाँ पर है। अगर हमने इस हाइड्रोजन को हटाया और इधर अलग कर दिया, और इसके जगह पे अगर इस CH3 को उठाकर अगर हम यहां लगा देते हैं, तो क्या होगा? चलो, अगर इस यहां पर लगा दिया CH3, तो यहां से CH3 गायब हो जाएगा।
गायब हो जाएगा मतलब क्या है, यहां पर CH2 लगा हुआ था पहले से, CH2 मतलब कि इस पे 2 हाइड्रोजन ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, अभी भी एक बॉन्ड खाली है, तो उस बॉन्ड को फिल करने के लिए ये हाइड्रोजन यहां पर आके अटैच हो सकता है और इस तरीके से आपका एक नया आइसोमर आपको मिल जाएगा। अब इसी चीज का हम लोग दोबारा अच्छे से लिखकर देखते हैं कि कैसे हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते हैं। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में बीच में मैंने एक कार्बन लिख दिया, उसके किनारे एक कार्बन लिख दिया है और इधर किनारे एक कार्बन लिख दिया है और टॉप में एक कार्बन और बॉटम में एक कार्बन। ये भी तरीका है 5 कार्बन एटम्स को अरेंज करने का, इससे भी आपको एक डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेगा। इसके बाद क्या करना है, सिंगल बॉन्ड्स रिप्रेजेंट करना है इस तरीके से, और जहां भी आपको लग रहा है अनफुलफिल्ड वैलेंसी हो सकती है, क्योंकि हर एक कार्बन पर 4 बॉन्ड्स बनना चाहिए, जहां भी आपको लग रहा है कि कम बॉन्ड्स बने हैं वहां पर उतने ही ओपन बॉन्ड्स आप बनाकर रख दीजिए और वहां पर आप ऐसे हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। और सिंस हमको मालूम है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गोइंग टू बी C5H12, तो आपके टोटल 12 हाइड्रोजन एटम्स यूज होने चाहिए, ना 12 से कम ना 12 से ज्यादा। तो आप काउंट करके देख लीजिएगा, आपका जो हाइड्रोजन एटम्स होगा वो 12 होगा। अब इसी का कंडेंस्ड फॉर्म अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरीके से। ओके, एज यू कैन सी ऐसा ही आपको बनाना है, बीच में एक कार्बन होगा और उसके किनारे किनारे पर ऐसे CH3 अटैच्ड होगा। अब आता है कि इसका मेन चेन डिसाइड करना है और आपके जो सब्सिक्वेंट ग्रुप्स हैं जो इसमें अटैच्ड होते हैं उसको आपको भी समझना है कि कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो रहे हैं और कौन सा मेन चेन हो रहा है। जैसे मैंने हाईलाइट किया, आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ब्लू पोर्शन हाईलाइटेड है दैट इज फॉर्मिंग द मेन चेन। लॉन्गेस्ट चेन को हम लोग मेन चेन बोलते हैं और जो शॉर्टेस्ट चेन होता है या शॉर्टेस्ट अल्काइल ग्रुप होता है, छोटा अल्काइल ग्रुप होता है, उसको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह लिया जाता है। सो ये आपका मेन चेन बना रहा है। ओके, और ये दोनों आपके मिथाइल ग्रुप्स बन रहे हैं जिसको आपको सबसे शुरू में लिखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर भी हम लोग वही नंबरिंग की सिस्टम ही फॉलो कर रहे हैं, तो इसको हम लोग नंबर कर देंगे 1 2 3। अगर आप ऑपोजिट भी करेंगे तो बीच वाले कार्बन को नंबर 2 मिलेगा और मुझे बीच वाले कार्बन से ही अभी मतलब है क्योंकि उस बीच वाले कार्बन पे ही दोनों मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और मुझे मिथाइल का ही नंबर चाहिए कि वो कौन से कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, तो इसीलिए नंबर 2 ही रहेगा। एंड जब हमको इसका IUPAC नेम लिखना होगा तो आई वुड राइट 2,2 देन डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल। Why am I writing like this? I'll just explain. 2,2 डाइमिथाइल एंड ये जो मेन चेन हमने बनाया इसका नाम होगा प्रोपेन। क्यों प्रोपेन? क्योंकि इसमें टोटल 3 कार्बन एटम्स है। ओके, 3 कार्बन एटम्स है इसलिए इस मेन चेन का नाम पड़ा प्रोपेन। अब इसी चीज को हम लोग यहां पर मेंशन कर देते हैं, डाइमिथाइल प्रोपेन। ओके, तो ये हो गया नाम। अब थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि डाइमिथाइल, आई विल एक्सप्लेन व्हाई हैव आई रिटन लाइक दैट। यहां पर आपको नाम दिख रहा है डाई। ओके, अब डाई का मतलब होता है, डाई स्टैंड्स फॉर 2। अब मिथाइल मतलब क्या है? मिथाइल मतलब है CH3। ये डाई मिथाइल वर्ड ये इंडिकेट करता है कि CH3 आपने 2 बार यूज किया है। CH3 हैज बीन यूज्ड 2 टाइम्स इन द कंपाउंड। और आपको अच्छे से दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे कि मिथाइल ग्रुप हमने 2 बार लगाया हुआ है इसके स्ट्रक्चर में। तो बार बार मिथाइल मिथाइल लिखने से अच्छा उसको हम डाई मिथाइल लिख देते हैं, जिससे ये समझ में आ जाता है कि मिथाइल को हमने 2 बार यूज किया। और ये 2 बार 2 लिखने की क्या जरूरत है? 2 बार 2 लिखने की इसलिए जरूरत है ये बताने के लिए कि दोनों मिथाइल ग्रुप सेकंड वाले कार्बन पे ही अटैच्ड। ओके, सेकंड वाले कार्बन पे ही अटैच होने का मतलब कि दोनों को हमने सेम कार्बन पे सेकंड पोजीशन पे ही अटैच किया है। अगर यहां पर लिखा होता 2,3 जिसका मतलब होता एक को हमने सेकंड वाले कार्बन से अटैच किया है,
दूसरे को थर्ड वाले कार्बन से अटैच किया है। लेकिन यहाँ 2,3 नहीं मेंशन्ड है, यहाँ क्या मेंशन्ड है 2,2 मेंशन्ड है, जिसका मतलब कि फर्स्ट मिथाइल ग्रुप को भी सेकेंड कार्बन से जोड़ा है और सेकेंड मिथाइल ग्रुप को भी सेकेंड कार्बन से जोड़ा हुआ है। सो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ 2,2, ये मतलब होता है उसका। तो ये तो हो गया IUPAC नेम। अब इसका कॉमन नेम लिखने के लिए हम लोगों को एक नया प्रीफिक्स जानना होगा। जैसे यहां पर एक ब्रांच बन रहा था, सेकेंड आइसोमर के टाइम में एक ब्रांच बन रहा था, तो हमने आइसोपेंटेन लिख दिया था। अब जब भी कभी भी आपको दो ब्रांच दिखता है, ठीक है, दो ब्रांच बनता हुआ दिखता है, तो उसके लिए हम लोग जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो होता है नियो। ओके, इंस्टेड ऑफ आइसो इट इज गोइंग टू बी नियो। और वही यहां पर हमारा एक सिंगल ब्रांच बना है, तो सिंगल ब्रांच के लिए हम लोग जो यूज कर रहे हैं दैट इज आइसो। सेम चीज हमने यहां ब्यूटेन के लिए भी लिखा था, यहां पर भी आपका सिंगल ब्रांच है, so that is also using iso as the prefix। तो यहां पर चलिए हम लोग नियो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो विल स्टार्ट राइटिंग नियो, एंड सिंस ये पेंटेन है तो आपको पेंटेन लिखना भी पड़ेगा। पेंटेन इसका पूरा कॉमन नेम में आ जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल 5 कार्बन है, तो पेंटेन हो गया इसका नाम नियोपेंटेन। नियोपेंटेन कॉमन नेम और IUPAC नेम 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। डाइमिथाइल क्योंकि 2 बार मिथाइल, 2,2 मतलब सेकंड वाले कार्बन पे, प्रोपेन क्योंकि मेन चेन में 3 कार्बन एटम है। सो आई होप आपको आइसोमर्स एंड आइसोमर्स के एग्जांपल्स और उनके स्ट्रक्चर्स समझ आ गया होगा। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे, विच इज नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग हैलोजन। अब हैलोजन में कौन कौन इंक्लूड होता है? हैलोजन में इंक्लूड होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 4 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन को एक जनरल फॉर्म में हम हैलोजन बोलते हैं। अब इनका नॉमेनक्लेचर थोड़ा जानना चाहिए कि कैसे इनका नाम लिखने का प्रोसेस होता है, कैसे हम इसका नाम लिखते हैं। तो हैलोजन को नॉर्मली हम लोग एज अ प्रीफिक्स के तौर पर कंसिडर करते हैं, विच मीन्स अगर फ्लोरीन अटैच्ड होगा, कोई फ्लोरीन का एटम अटैच्ड होगा, तो वी विल बी यूजिंग द प्रीफिक्स फ्लोरो। अगर क्लोरीन अटैच्ड होगा तो वी विल बी यूजिंग द वर्ड क्लोरो एंड सो ऑन। ठीक है, तो F अटैच्ड होगा तो हम लोग फ्लोरो यूज करेंगे। अगर Cl अटैच्ड होगा तो हम लोग क्लोरो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। Br अटैच्ड होगा तो हम लोग ब्रोमो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, एंड I अगर अटैच्ड होगा तो आयोडो वर्ड का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब जैसे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में आपको IUPAC नेम लिखकर बताना है, तो यहां पर हम लोग इस चीज का इस्तेमाल करेंगे जो हमने यहां मेंशन किया है, इसको हम लोग को इस क्वेश्चन में यूज करना है। तो सबसे पहले लेट अस सी हाउ मेनी कार्बन एटम इट हैज 3 कार्बन एटम। 3 कार्बन एटम मतलब प्रोपेन होना चाहिए। ओके, अब सिंस मैंने बोला कि ये जो हैलोजन होते हैं इसको हम लोग को एज अ प्रीफिक्स यूज करना है। प्रीफिक्स मतलब होता है नाम के पहले लगाना है, नाम के बाद नहीं, नाम के पहले लगता है, क्योंकि ये प्रीफिक्स है। अब प्रीफिक्स है और प्रीफिक्स क्लोरीन के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? क्लोरो वर्ड यूज करते हैं, तो इसलिए यहां पर आपको क्लोरो वर्ड का इस्तेमाल करना है। इसको थोड़ा और बेटर तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। वी कुड इवन नंबर द कार्बन एटम्स लाइक दिस। हम लोग यहाँ पर नंबरिंग पुट कर सकते हैं टू बी मोर प्रिसाइज कि कौन से कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच्ड है। तो फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो इसीलिए यहाँ पर आप जब नाम लिखेंगे तो इसको और प्रिसाइज लिखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको नंबरिंग भी करनी चाहिए और इसको लिखना है 1 क्लोरोप्रोपेन। 1 क्लोरोप्रोपेन ये इंडिकेट कर रहा है कि फर्स्ट कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच्ड। 1 लिखना ऐसे कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो वो ज्यादा प्रिसाइज आंसर होगा, जो ये भी बताएगा कि कौन से कार्बन के साथ आपने क्लोरीन अटैच किया। सिमिलरली सेकेंड वाला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको 2 कार्बन दिख रहा है, तो 2 कार्बन के लिए आई वुड राइट इथेन
2 कार्बन के लिए हम लोग इथेन लिखने वाले हैं। इथेन के साथ साथ यहाँ पे आपको Br भी दिख रहा है, तो Br के लिए आपको जैसे मैंने बताया कि आई हैव टू यूज ब्रोमो, एंड सिंस आप नंबर भी कर सकते हैं इसको 1 और 2, ये फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो 1 ब्रोमो इथेन भी लिखा जा सकता है। नंबरिंग से मेरा मतलब है कि अगर सपोज आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ होता, मान लो क्वेश्चन नंबर C आपके पास होता और इस तरीके से आपका एक कंपाउंड होता और जहां पर आपको लिखना होता नाम, यहां पर मान लो अटैच्ड होता आयोडो, ठीक है, आई अटैच्ड होता, आयोडीन का एक एटम अटैच्ड होता, तो फिर हम कैसे नाम लिखते हैं? अब जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंशन करने के लिए कि आयोडीन का एटम कहां पर अटैच हो रहा है, तो इट इज गेटिंग अटैच्ड एट द सेकेंड कार्बन एटम, ये सेकेंड वाले कार्बन एटम के साथ आयोडीन अटैच्ड है। तो इसीलिए हम लोगों को सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा बाय लुकिंग एट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो 3 कार्बन एटम्स हैं, तो इसके लिए आई वुड राइट प्रोपेन, ओके, विद अ स्मॉल p, बिकॉज ये नाम के बीच में आने वाला है इसीलिए स्मॉल p नॉट कैपिटल। सो प्रोपेन क्योंकि 3 कार्बन एटम है, और फिर हम लोग लिखेंगे आयोडो क्योंकि इसमें आयोडीन अटैच्ड है। अब ये जो आयोडो अटैच्ड है ये कौन से कार्बन पर अटैच्ड है, ये सेकेंड कार्बन पर अटैच्ड है, इसलिए 2 आयोडो प्रोपेन मेंशन करना है। जब भी 1 लिखते हैं हम लोग IUPAC नेम में, जब नंबर 1 पोजीशन पर कुछ अटैच्ड होता है तो 1 लिखना या नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं होता, आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एक नंबर अगर 1 लिखा होगा नंबर में तो उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जैसे 1 ब्रोमो इथेन में 1 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 1 क्लोरोप्रोपेन में 1 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन जैसे ही 1 से हटकर कोई दूसरा पोजीशन होता है जैसे 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, तो उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे इस नाम में आप 2 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, 2 को लिखना फिर कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि 2 हम कैसे पहचानेंगे कि सेकेंड वाले कार्बन पे ही आपका जो हैलोजन का एटम है वो अटैच्ड है, तो इसीलिए पोजीशन मेंशन करना भी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, आफ्टर दिस लेट्स स्टार्ट विथ अ न्यू टॉपिक विच इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज आपके CBSE सिलेबस का, जो लेटेस्ट CBSE सिलेबस है उसका लास्ट टॉपिक है। होमोलोगस सीरीज के कुछ एग्जांपल्स हमने पहले ही पढ़ लिया है, बट होमोलोगस सीरीज टॉपिक में उसको वैसे करके नहीं पढ़ा, लेकिन उसके एग्जांपल्स हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। तो वो सब क्या है, हमने पहले पढ़ा हुआ है एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ओके, सो वीडियो नंबर 3 में आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, और वो भी होमोलोगस सीरीज का ही एग्जाम्पल है। होमोलोगस सीरीज के और एग्जांपल्स होते हैं जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको मालूम चलेगा दैट व्हाट आर दीज थिंग्स। ओके, सो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक सीरीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक ग्रुप जिसके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सिमिलर होते हैं, क्योंकि उनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो बहुत मैच करता है, जिसके वजह से उनका एक जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे एल्केन सीरीज के सारे कंपाउंड्स को हम एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं CnH2n+2, तो इसीलिए एल्केन को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। और कोई भी 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स होते हैं तो उनके बीच का जो एटम का डिफरेंसेस होगा दैट इज गोइंग टू बी CH2 ग्रुप, एंड उन दोनों कंसेक्यूटिव मेंबर के बीच का जो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस आता है दैट इज अबाउट 14 मास यूनिट, और 14 AMU और 14 U के बराबर का डिफरेंस आता है। और जो भी होमोलोगस सीरीज का मेंबर बनता है, किसी भी पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज का मेंबर बनता है, उस मेंबर को हम कहते हैं होमोलोग्स। तो होमोलोग्स आर बेसिकली मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। जैसे एल्केन में हमने पढ़ा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एटसेट्रा, तो ये सब क्या है, होमोलोग्स हैं, क्योंकि ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं। अब जो मैंने यहां पर ये बात लिखी ना कि
CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है या 14 मास यूनिट का डिफरेंस होता है. व्हाट डज दिस मीन? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. जैसे सपोज आपके पास एल्केन सीरीज है. ओके, सपोज लेट्स हैव द एल्केन सीरीज राइट नाउ. और एल्केन सीरीज से लेकर ही हम लोग यहाँ पर बात करेंगे. सबसे पहले एल्केन का ही बात करते हैं. तो एल्केन सीरीज हमने पहले पढ़ा है. उसका फर्स्ट मेंबर अगर देखें तो क्या है? CH4. सेकेंड मेंबर देखें तो क्या होता है? C2H6 एंड थर्ड मेंबर है C3H8. अब इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस मालूम करना चाहें तो हमको माइनस करना पड़ेगा. यहां पर 2 कार्बन है, यहां पर 1 कार्बन है. दोनों को अगर मैंने माइनस किया तो एक ही कार्बन बचेगा. उसके बाद नेक्स्ट अगर आप यहां ध्यान देंगे तो यहां पर 6 हाइड्रोजन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है. अगर इन दोनों को माइनस किया तो कितना बचेगा? 2 हाइड्रोजन बचेगा. तो इस तरीके से आपका डिफरेंस कितने का आ रहा है? एक CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स में. नाउ व्हाट इज कंसेक्यूटिव मेंबर्स? कंसेक्यूटिव मेंबर्स का मतलब होता है एक के बाद जो दूसरा आ रहा है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट मेंबर को सिलेक्ट किया तो उसके बाद आप थर्ड मेंबर के साथ उसको माइनस कर रहे हैं, तब आपका ये CH2 यूनिट का गैप नहीं आएगा, कुछ और आएगा. आपको फर्स्ट के बाद डायरेक्टली सेकंड मेंबर को चूज करना है, और अगर आपने सेकंड चूज किया तो उसके बाद डायरेक्टली थर्ड को चुनना है. तो कंसेक्यूटिव का मतलब वही होता है, एक के बाद जो दूसरा आएगा वो. ओके, उसी तरीके से मान लो मैंने सेकंड और थर्ड के बीच का डिफरेंस जानना है. तो यहाँ पर सेकंड वाले मेंबर में 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है. 3 में से 2 जाएगा तो आपका 1 कार्बन ही बचेगा. उसी तरीके से यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, यहाँ 6 हाइड्रोजन है. इन दोनों को अगर आप देखेंगे माइनस करेंगे तो आपको फिर से CH2 यूनिट का ही गैप मिलेगा, CH2 यूनिट का ही डिफरेंस मिलेगा. तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव मेंबर आप माइनस करके देख लीजिए किसी भी होमोलोगस सीरीज का. ये तो सिर्फ मैंने एल्केन में आपको शो करके दिखाया, ऐसा ही आपको एल्कीन में भी दिखेगा, एल्काइन में भी दिखेगा. अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, जितना भी आप होमोलोगस सीरीज पढ़ने वाले हैं उन सब मेंबर्स के बीच का जो गैप होता है या जो डिफरेंस होता है फॉर्मूला में, वो CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है. अब अगर CH2 का अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो वो आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं. एक कार्बन के लिए हम 12 AMU जितना मास कंसिडर करते हैं. इसमें 2 हाइड्रोजन है, मतलब इसमें 2 into 1 हाइड्रोजन का मास 1 होता है, इसलिए मैंने 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया. 12 + 2 आपको मिलेगा 14U या फिर 14 AMU जितना इसका मास होता है. तो इसका मतलब इन दोनों कंपाउंड्स के बीच का CH4 और C2H6 के बीच का जो मास का डिफरेंस है दैट इज अबाउट 14 AMU या 14U मास का गैप है दोनों के बीच. सिमिलरली अगर हम C2H6 और C3H8 इनके बीच का अगर मास में डिफरेंस पूछेंगे तो वो भी 14U मास का डिफरेंस बताएगा. ठीक है, क्योंकि CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है फॉर्मूला वाइज, तो मास वाइज अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो 14U का ही डिफरेंस आना चाहिए. ठीक है, तो किसी भी होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स के बीच का अगर आप कंसेक्यूटिव मेंबर्स का अगर आप ऐसे माइनस करके देखते हैं तो आपको CH2 यूनिट का गैप मिलता है, CH2 यूनिट का फॉर्मूला में डिफरेंस मिलता है और 14U मास में डिफरेंस मिलता है. ओके, तो यहाँ पर सिर्फ मैंने एल्केन दिखाया है, अब बाकियों का खुद से चेक कर सकते हैं. इट इज शोइंग द सेम थिंग. अब जैसे मैंने बोला कि होमोलोगस सीरीज के इतने सारे एग्जांपल्स हैं, तो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, आगे के जो वीडियोस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड आप उसमें देख सकते हैं कि उनका नेमिंग, नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, फॉर्मूला, ये सब कैसे लिखा जाता है. वो सारी चीजें नेक्स्ट वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं. और एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन हमारे 3rd वीडियो में है, तो आप वहां से उसको देख सकते हो. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज. होमोलोगस सीरीज के क्या क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. तो पहला बात कि जो भी मेंबर्स होगा होमोलोगस सीरीज का वो सेम जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट होता है. जैसे अगर एल्केन का कोई मेंबर है, एल्केन होमोलोगस सीरीज का अगर कोई मेंबर है, तो उसके लिए हम जनरल फॉर्मूला लिखेंगे CnH2n+2.
इसके लिए कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं आने वाला है, फॉर्मूला इज गोइंग टू बी द सेम फॉर एल्केन, एल्केन के लिए यही फॉर्मूला चलने वाला है। तो हर एक मेंबर को हम इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक जनरल फॉर्मूला होगा जो हर एक होमोलोगस सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड पॉइंट आपका ये बता रहा है कि दो सक्सेसिव मेंबर्स या दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच का जो फॉर्मूला में डिफरेंस होता है दैट इज अबाउट CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है, जो अभी तुरंत मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। देन अगर मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस देखेंगे तो 14 AMU जितना आपको गैप दिखेगा, एंड वाई इज इट सो, क्योंकि CH2 का मास होता है 14 U के बराबर। ओके, देन जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं एक होमोलोगस सीरीज में, उन सब में सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। अच्छा, नाउ व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, दैट व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, और उसी के अंडर हम लोग अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ेंगे। तो किसी भी होमोलोगस सीरीज में सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। देन केमिकल प्रॉपर्टीज सारे मेंबर्स की ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं या बिल्कुल सेम होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं, बहुत हद तक केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करती हैं सारे मेंबर्स की ऑफ अ पर्टिकुलर सीरीज। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, ये सब डिफर कर सकता है या वैरी कर सकता है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मतलब कि जैसे अगर हम मास के हिसाब से बात करें, मास इज ऑल्सो अ फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर हम मॉलिक्यूलर मास देखते हैं तो जैसे जैसे हम हायर मेंबर में जाएंगे हमारा मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जाएगा, तो वो एक असेंडिंग ऑर्डर वाइज वैरी कर रहा है। उसी तरीके से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कंसिडर करते हैं तो वो भी हायर मेंबर्स के लिए इंक्रीज होता जाता है। देन कोई भी पर्टिकुलर मेंबर होता है होमोलोगस सीरीज का, तो उनको प्रिपेयर करने के सिमिलर मेथड्स होते हैं, सिमिलर मेथड से उनको प्रिपेयर किया जाता है, कोई डिफरेंट मेथड नहीं होता एक पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज के लिए। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे होमोलोगस सीरीज से जुड़े हुए जो कि आपको याद रखना है इन केस एनी क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे alcohol, aldehyde, ketone and carboxylic acids. So that is all for today's video. Thank you.